स्वामी जी आपके जीवन में क्या मायने रखते थे? स्वामी जी मेरे लिए एक तरह से गुरु की तरह भी है, पिता की तरह। एक तरह मुझे नया जीवन उन्होंने दिया है, नहीं तो मेरा जीवन वही हो जाता जो हमारे गांव में होता है, 4-5 बच्चे करना और कुछ नहीं, घर में रोटी पकाना, ये था। तो स्वामी ने मेरे जीवन में रूपांतर कर दिया। 91 में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस समय मेरे पास सारी इसकी जिम्मेवारी आई आश्रम की। इसकी जिम्मेवारी आती ही मेरे पास इसमें कुछ भी पैसा नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कुल 14,000 रुपये छोड़ के गए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मुझे इस आश्रम की रक्षा करनी थी। मेरे को ये एक दृढ़ संकल्प था कि मैं किसी न किसी तरह इस आश्रम की रक्षा करूँगी। जब मैंने ये आश्रम संभाला था, मेरी उम्र उसमें 41 उम्र थी, 41 वर्ष की उम्र थी। तो मेरे सामने ना बहुत सी चुनौतियाँ आई कि ना, पहले तो लोग सारा विरोध पक्ष खड़ा था कि ये एक लड़की कैसे संभालेगी ये सेंटर। तो आज के युग में योग की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन आज योग को लोगों ने बिगाड़ दिया, योग को योगा बना दिया जी। योग को योगा बना दिया लोगों ने। योग में बस अब आजकल विक्रम योगा, अष्टांग, ये सारे योग कराते हैं, लेकिन वो नहीं। असली योग तो वो है जो अपने मन को बिल्कुल शांति लाए। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये अधम शरीर। जिससे शरीर बना उसी से उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा एक केस जो मैंने ठीक किया था, रतलाम से आए थे सुमति लाल जैन, उनको ब्लड कैंसर था। तो उनको मैंने अपक्व आहार पर और प्राणायाम खूब कराती थी और वो करती थी अपना संघ प्रक्षालन। इन 3 चीज़ों के द्वारा उसका ब्लड कैंसर ठीक किया। डॉक्टर लोग आश्चर्य कर रहे थे, रिपोर्ट कैसे आ गई। मैं ये चाहती हूँ, एक तो मेरा ये सपना था कि एक मेरे वेद विद्यालय खोलने की इच्छा है, अपनी वैदिक संस्कृति का जानना चाहता, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ ना, वैदिक संस्कृति, यहाँ पर अच्छा रामायण पाठ हो, वो हो। मैं इसको होटल नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ अपना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ही आश्रम रहे। नमस्कार। योग शरीर, आत्मा और मन को एक सूत्र में बांधने की कला है। आज मैं आपके सामने एक योग साधिका की कहानी लेकर आई हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर पुष्पलता गर्ग योग और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। आज हम उनसे उनकी पूरी योग यात्रा की कहानी सुनेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें राखी के साथ में। गुरु माँ, आपको गुरु माँ के नाम से सब संबोधित करते हैं, मैं भी आज आपको गुरु माँ ही कहूँगी। गुरु माँ, आपसे हम आपकी पूरी कहानी जानेंगे। अच्छा, कैसे आप योग के क्षेत्र में आई, आपने इसका इतना प्रचार प्रसार किया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी जी। लेकिन सबसे पहले आपका प्रारंभिक जीवन कैसा था? अच्छा। आपका बचपन कहाँ बीता, लालन पालन कहाँ हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा जन्म बाड़मेर जिले में 15 मई 1950 को हुआ था, 12 बजे, जब भगवान राम जी का जन्म हुआ था। क्या बात। उसमें और मेरा पालन पोषण मेरी दादी जी ने किया था, बहुत अच्छे ढंग से किया था। मुझे बहुत सारी घरेलू चीज़ें बताई थी। बाड़मेर थोड़ा सा वैसा इलाका था, उस समय ज़्यादा अच्छा इलाका नहीं था, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा अभाव था। तो पानी के लिए मैं सुबह 3:30 बजे उठ करके कुएं से पानी लाती थी, अपने सिर पर रख करके पानी लाती थी। और उस समय मैं ना, जब कभी कभी चूल्हा जलाने गोबर भी लाती थी, मैं सब घरेलू कार्य करती थी, खूब खुश थी मैं, वहाँ मस्त थी। 10 साल तक मेरा बहुत अच्छा बीता। लेकिन 10 साल के बाद 11वें वर्ष में मेरे माताजी पिताजी ने मुझे जयपुर बुला लिया था। जब मैं जयपुर 11वें वर्ष में यहाँ आई, उसी समय मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी आनंदानंद जी महाराज भी इसी हमारे इस प्राकृतिक चिकित्सा परिसर में राजकीय यौगिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए आए। अच्छा। तो जब वो आए तो उनकी नियमित रूप से सुबह प्रातः 5 बजे की योग कक्षा लगती थी। मेरे पिताजी भी उस योग कक्षा में जाते थे और मैं भी जाती थी। तो मैं रोज़ बहुत अच्छा योग करती थी। स्वामी जी उन दिनों स्वास्थ्य और योगासन पुस्तक लिख रहे थे, ये स्वास्थ्य योगासन पुस्तक ये लिख रहे थे। तो इसमें उनको फोटोओं की जरूरत थी। अच्छा। उनको फोटोओं की जरूरत थी, तो इस फोटोओं के लिए योग करते हुए एक मॉडल, जिसे आज की तारीख में मॉडल कहते हैं। की फोटो। तो मैं सबसे अच्छा आसन करती थी, तो स्वामी जी ने मेरी फोटोएं ले ली। अच्छा। और इसमें छपवा दी मेरी फोटोएं, सारी मेरी फोटोएं इसके अंदर। ये सारी फोटोएं मेरी है।
ये वाह, सारी बहुत ये सारी बढ़िया। फोटोज छपवा दी है। इस प्रकार स्वामी से पहला परिचय ये हुआ। दूसरा, मेरे पढ़ने में बहुत रुचि थी, बहुत अच्छा। ज़्यादा। तो एक बार है ना, क्या हुआ, स्वामी जी के पास बनस्थली विद्यापीठ के हीरालाल शास्त्री जी आए थे। वो 1-1.5 घंटा तक काफ़ी देर बैठे रहे। वो अपनी डायबिटीज़ के इलाज के लिए आए थे, तो बहुत देर तक बैठे रहे। और मैं उस समय एक किताब पढ़ रही थी, मैं वो आँख उठा के भी नहीं, मैंने देखा नहीं। तो बाद में स्वामी जी को ना उन्होंने कहा, हीरालाल शास्त्री जी ने कहा, ये कौन बच्ची है, आज हम 1.5 घंटे से इतना जोर जोर से बात कर रहे हैं और ये आँख उठा के भी नहीं देख रही है। तो स्वामी जी ने कहा, ये मेरे मित्र की लड़की है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़ाना चाहो आगे, मेरे बनस्थली में भेज सकते हो। तो स्वामी जी ने कहा, मैं इसके पिताजी से पूछ करके भेज दूंगा। तो मेरे पिताजी से स्वामी जी ने पूछा कि मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ, इसकी पढ़ाने में बहुत रुचि है। तो पहले तो पिताजी कहने लगे कि हम तो छोटे लड़कियों को 14-15 साल में विवाह कर लेते हैं, आप यदि पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे बनस्थली विद्यापीठ भेज दिया। वहाँ पर मैंने 8वीं से MA तक बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाई की। वैसे संस्कृत में मैंने MA किया था यद्यपि, लेकिन वो संस्कृत का जो MA किया था उसका पेपर हिंदी में ही होता था। अच्छा। तो बीच बीच में मैं छुट्टियों के अंदर ना कभी कभी घर आ जाती थी। तो आती थी तभी योग करती थी, और स्वामी जी के कई कैंप लगते थे, कभी रतलाम है, कभी इंदौर है, कभी कहाँ है। तो वहाँ पर मैं जाती थी उनके साथ। मैं वहाँ पर योग का प्रशिक्षण देती थी, और साथ में बहुत अच्छा उनको, मतलब बहुत लोगों की नाभि ठीक करती थी बैठ के, और खूब अच्छे उनका आसन कराती थी, षटकर्म की क्रियाएँ कराती थी। तो लोग बड़े खुश थे मेरे से। और फिर क्या हुआ कि है ना, कि जब मैं वहाँ से पढ़ाई करके ख़त्म करके वहाँ से आ गई बनस्थली से, 71 में मैं आ गई थी। तो स्वामी जी की इच्छा थी कि देखो, ये लड़की इतना पढ़ाई करती है, लेकिन इसको ना मैं चाहता हूँ कि कुछ मतलब ना वेदों से ऐसे योग सूत्र निकाल करके अच्छा योग पर रिसर्च करें, बहुत अच्छा रिसर्च करें। तो उसके लिए फिर स्वामी जी ने मुझे वाराणसी में एक गुरुकुल में, पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल में, मुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया, उच्च स्तरीय संस्कृत की शिक्षा के लिए। तो वहाँ पर जब मैं गुरुकुल में, स्वामी जी जब मुझे छोड़ने गए, तो वहाँ वो नया नया गुरुकुल था। तो वहाँ क्या, वो रहने वहने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। 2 ही कमरे थे, एक में हमारी बहन जी रहती थी, एक में कुछ बच्चियाँ थी, 8-10 बच्चियाँ थी, वो रहती थी। तो स्वामी जी ने कहा, यहाँ पर रहना होगा। पहले तो मैंने कहा, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती इतने। तो फिर स्वामी जी ने कहा, नहीं, तुम्हें कुछ बनना है, कुछ करना है जीवन में, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कष्ट उठाओगे तो कुछ बनोगी। बिल्कुल सही बात। कष्ट। तो फिर मैं वहीं पर रही। वहाँ पर मैंने 7-8 साल रह करके व्याकरण में आचार्य किया। फिर मैंने विद्यावारिधि PhD भी की वहाँ से। और वहाँ से मैं लौट करके जब 78 के अंदर मैं वापस आई, तो स्वामी जी ने मेरे को बहुत सारे, मैंने योग पर काफ़ी पुस्तकें लिखने लगी। मैं बाहर वेदों का प्रचार भी करने जाती थी, आर्य समाज में वेद का प्रचार करने जाती थी, कभी कभी संस्कृत विद्यालयों में जाती थी। तो काफ़ी कुछ, उस समय मेरे पास आश्रम की इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, स्वामी जी महाराज संभाल रहे थे। तो मैं पुस्तकें लिखने लगी। फिर स्वामी जी ने मेरा 81 में मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। अच्छा। स्वामी जी ने कहा कि भी तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो नौकरी लगा दी। तो मैं डॉक्टरों के साथ ना बहुत वो करती थी, डॉक्टरों के पास जा कर के ना परामर्श करती थी। क्योंकि ना वहाँ पर हम लोग उस पर है ना, सरकारी नौकरी में हमने ना बहुत सारा वो किया, रिसर्च किया। अच्छा। काफ़ी रिसर्च हमने किया। रिसर्च ये किया कि जैसे डायबिटीज़ पर हमने सबसे ज़्यादा, सेंटर ही हमारा डायबिटीज़ के लिए खुला था इस हिसाब से। अच्छा। स्पेशल। तो हमने डायबिटीज़ के जो पेशेंट आते थे, जो इंसुलिन ले रहे थे, जिनको बहुत सारी गोलियां लेते थे, और उनको डायबिटीज़ के कारण उनको पैरों में घाव हो जाते थे, गैंग्रीन होता था, आंखों में कैटरेक्ट हो जाता था। तो उसको सबको ना हम लोग डायबिटीज़ का इतना अच्छा इलाज करते थे कि धीरे धीरे उनको ना वो करने लगे। मैंने उनका इंसुलिन छुड़ा दिया, उनकी गोलियां छुड़ा दी। फिर उनको ना वो करने लगे, मतलब ना आलू चावल खिला के देखते थे कि उसमें नॉर्मल आया नहीं। लैबोरेटरी थी हमारी, और हर 15 दिन में उनका ब्लड शुगर आदि टेस्ट होता था। तो फिर ना वो उसको देखता तो नॉर्मल आ गया। तो स्वामी जी अपने हाथ से खीर बना के खिलाते थे उनको। खीर खिलाने के बाद जब नॉर्मल आता तब कहते थे अब तुम जा सकते हो। तो कुल मिला के आपकी ये सारी कहानी 10 वर्ष की जो बालिका बाड़मेर से जयपुर आई थी, जैसे स्वामी जी से मिली उसका जीवन बदल गया और योग के लिए समर्पित हो गया। स्वामी जी आपके जीवन में क्या मायने रखते थे? स्वामी जी मेरे लिए एक तरह से गुरु की तरह भी है, पिता की तरह। एक तरह मुझे नया जीवन उन्होंने दिया है, क्योंकि माता पिता ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन नया जीवन उन्होंने दिया, मुझे शिक्षा दी। नहीं तो मेरा जीवन वही हो जाता जो हमारे गांव में होता है, 4-5 बच्चे करना और कुछ नहीं, घर में रोटी पकाना, ये था। तो स्वामी ने मेरे जीवन में रूपांतर कर दिया, पूरे जीवन को बदल दिया।
ये योग साधना आश्रम स्वामी जी ने ही शुरू किया ये था। स्वामी जी ने योग साधना आश्रम की शुरू किया था, फाउंडर वही थे। हाँ, मैं उनके साथ लगी हुई थी वैसे सहयोग में पूरे। अच्छा, अभी इन दिनों आप इसको संभाल रही हैं, मैं इन इसकी दिनों- जिम्मेदारी आपके कंधों पे कब आई? इसकी हमारी पूरी जिम्मेवारी तो मेरे पास जब स्वामी जी का स्वर्गवास के बाद आया, 91 में स्वामी जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उस समय मेरे पास सारी इसकी जिम्मेवारी आई आश्रम की। इसकी जिम्मेवारी आती ही मेरे पास इसमें कुछ भी पैसा नहीं था। स्वामी जी महाराज ने कुल 14,000 रुपये छोड़ के गए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन मुझे इस आश्रम की रक्षा करनी थी, मेरे को ये एक दृढ़ संकल्प था कि मैं किसी न किसी तरह इस आश्रम की रक्षा करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये कैंप लगाया था स्वामी जी की जयंती जैसे मैं मनाती हूँ ना अभी जनवरी में, उसी समय 29 जनवरी को मैंने कैंप लगाया था। उसमें भगवान की कृपा से 250-300 आदमी आए थे। अच्छा। और वो 10 दिन तक हमारा एक कैंप था। वो कैंप इतना सफल था कि उस समय इतना रामदेव जी का भी प्रचार नहीं था, तो इसमें सारे लोग काफ़ी ठीक हो गए, मतलब एकदम बहुत अच्छे तरह, मतलब जिसको ना किसी को थी अपने जैसे संघ प्रक्षालन कराया ना, 8वें दिन संघ प्रक्षालन गया, 10वें दिन बहुत लोग कहते हैं हमारी गैस ट्रबल दूर हो गई, हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, पेट की तकलीफ ठीक हो गई। और उस दिन जिस दिन समापन था तो राजमाता गायत्री देवी जी यहाँ पर थी जी। राजमाता गायत्री, तो वो ना तो लोग है ना हमारे को ना कुछ देना चाहते थे। और उसमें ना यहाँ लॉन था, उसमें ये हॉल वॉल नहीं बना हुआ नहीं था, तो सर्दी का टाइम था ना, तो ठंड आ रही थी जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। लोग फिर भी कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 4,000 ऐसे डोनेशन दे रहे थे। तो उसके बल पर फिर बाद में मैंने ये योग का हॉल बनाना शुरू किया। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये हुआ, योग का ये बड़ा हॉल है ना, उसमें मैंने कुछ पैसा यहाँ से आ गया, कुछ लोगों को स्वामी जी की कोई जो भक्त लोग थे उनको मैंने प्रेरणा दी, हवन करा के उनको फूलों की वर्षा करा के उसको प्रेरणा दी। तो इस तरह मेरा ये जीवन चलता रहा। गुरु माँ, एक महिला के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता, और मेरा मानना है आपके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आई होंगी। बहुत। क्या चुनौतियां हैं वो मैं सुनना चाहूँगी, क्योंकि आमतौर पे एक लोगों में भ्रम रहता है, योग के नाम पे, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पे, है ना, धर्म के नाम पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, लोगों का एक भ्रम है, खूब डोनेशन आता है। तो आपको कितनी सहायता मिली और कितनी चुनौतियाँ आपके सामने आई? जब मैंने ये आश्रम संभाला था, मेरी उम्र उसमें 41 उम्र थी, 41 वर्ष की उम्र थी। तो मेरे सामने ना बहुत सी चुनौतियाँ आई कि ना, पहले तो लोग सारा विरोध पक्ष खड़ा था कि ये एक लड़की कैसे संभालेगी ये सेंटर। लेकिन मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई थी ना, तो मुझे एक प्रेरणा थी, हमारी बहन जी ने हमें बताया था कि ना पहले जब भी तुम बेटा, ज्योतिषमती मेरा नाम रखा था उन्होंने। क्या नाम रखा था? ज्योतिषमती। अच्छा। ज्योतिषमती जी, कभी भी ना जब अच्छा काम करोगे तो पहले विरोध पक्ष खड़ा होगा, फिर मजाक पक्ष खड़ा होगा, अच्छा। लेकिन फिर बाद में वो लोग ही तुम्हारे झुकेंगे। तो मैं अपने दृढ़ संकल्प पे थी कि मुझे ये इन प्रकार नहीं आश्रम को बचाना है। तो सबसे पहले इस आश्रम को बचाने के लिए ना मैं सब कुछ करने को तैयार हो गई। तो सबसे पहले तो ये कैंप लगाया था, तो इससे मेरे को कुछ वो मिली सहायता। फिर मेरे को ना भाग्य से भगवान की कृपा थी मेरे पर, तो मुझे दिल्ली में कुछ लोगों ने मुझे बुला लिया था, मरीजों ने, इलाज के लिए। अच्छा। तो मेरे पास 2 लड़के थे उस समय, जब स्वामी जी की डेथ के बाद यहाँ पर कोई नहीं था, 2 लड़के मेरे थोड़े सहयोग में थे काम करने वाले। उनमें से एक लड़के को मैं साथ लेकर दिल्ली लेकर वहाँ पर वो मरीज़ का सुबह सुबह इलाज करती थी। बहुत अच्छे कोई मरीज़ थे। और दिन में जाकर के मैं आयुष मंत्रालय में जाती थी। आयुष मंत्रालय में वहाँ पर दिल्ली में CCR वाइन, जहाँ पर वो आर्थिक प्रोजेक्ट देते हैं नया जी, तो वहाँ पर जाती थी। तो वहाँ पर जाने से ना मेरे को एक प्रोजेक्ट मिल गया था सबसे पहले 93 में। अच्छा। 91 में वो हुआ, 92 में मैंने कैंप में लगाया, 93 में वो प्रोजेक्ट मिला 3 साल के। अच्छा। 93, 94, 95 तक तो प्रोजेक्ट जब मिला, उसमें वो ब्रीदिंग ट्रबल हाइपरटेंशन के लिए, तो उसमें मुझे थोड़ी सी कुछ ग्रांट मिलती थी। अच्छा। तो उससे क्या है कि मेरा आश्रम का कुछ खर्चा निकाल पाई। फिर उसके बाद मैं फिर वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे, नरेश शास्त्री जी, आयुष मंत्रालय। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे को ना एक ऐसा मैं दे देता हूँ डिप्लोमा कोर्स, 10 साल तक चलेगा। अच्छा। तो 10 साल तक डिप्लोमा कोर्स चलाने, उन्होंने मुझे डिप्लोमा कोर्स दे दिया। तो उससे भी हमें कुछ हल्की हल्की हेल्प मिलती रही, कुछ हमारी फीस आती थी, कुछ आती, क्योंकि आश्रम में तो कोई पैसा था नहीं। तो वो फिर वो डिप्लोमा कोर्स 10 साल तक चला, 95 से 4 तक, सन 4 तक वो 10 साल तक चला। फिर उसके बाद उन्होंने वो कोर्स बंद कर दिया। एक वो महिला थी वहाँ की, तो उन्होंने कहा भी 1 साल का कोई डिप्लोमा नहीं होता, कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, तो बंद कर दिया। स्वामी आनंदानंद योग महाविद्यालय के नाम से। उसमें बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी आए।
30-35 विद्यार्थी थे, उनको हम पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को लगाया। यहाँ पे एक श्रीपदा कुटेटा जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आते थे, रमाकांत जी आयुर्वेद विभाग आयुष वहाँ से आते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने के लिए आते थे। तो बहुत अच्छे, आज ये विद्यार्थी जगह जगह फैले हुए हैं, सारे विदेशों में भी है, सारे यहाँ पर भी है। जितने भी जयपुर में योग शिक्षक है वो 99% अपने यहाँ से प्रशिक्षित थे। पहले बहुत लोग आते थे, अब तो कुछ भी इतना नहीं है, पहले बहुत लोग आते थे। तो इस तरह ये डिप्लोमा कोर्स चला। फिर उसके बाद है ना, मैंने डिप्लोमा कोर्स के बाद है ना 4-6 बैच वहाँ से लिए झालाना से, जैसे ये स्किल डेवलपमेंट के 6 बैच 6 शिविर हमारे को लगे, जिसमें ये अभी ये जो सरोज है और ये सब है ना, ये सब वहीं की उस समय वो 6 घंटे का होता था। फिर वो लेकिन वहाँ का थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा थी, 6 घंटे जाते समय साइन होने चाहिए, वो थे ये बच्चे लोग इतना नहीं करते थे, तो फिर वो बंद कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने ना अब देखा कि ना कुछ साल तक तो मैंने अपना चलाया कि मुझे हमें ना हमारे इस आश्रम को 1980 में मान्यता मिल गई थी शिक्षा विभाग से, एक प्रमाणिक संस्था के रूप में प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग की, वो 1980 में मिल गई थी हमारे। उसके बल पर मैंने 3 मंथ 6 मंथ के कोर्स चलाए, 1 ईयर डिप्लोमा भी चलाया, लेकिन इसको लोग इतना महत्व कम देते थे, वो चाहते थे यूनिवर्सिटी की कोई मांग हो। जी। तो उसके लिए फिर मैं रामानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी गई, वहाँ विनोद शास्त्री जी थे उस समय, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि आप ये डिप्लोमा ले लो, तो ये वाला डिप्लोमा लिया। फिर मैं वहाँ गई, बेंगलोर गई, बेंगलोर में मैंने ना वहाँ से ना वो YCC का कोर्स कराया, वो वहाँ का योगा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कोर्स वो लिया। फिर उसके बाद ने राजघाट दिल्ली से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स लिया, NDDY कोर्स लिया, और साथ में अपना ये चलता ही था जो हमारे शिक्षा विभाग से जो मिला था सर्टिफिकेट कोर्स। इस तरह ये 4 कोर्स मैंने शुरू कराए यहाँ पर। इतना सारा आप काम लगातार कर रही हैं, ये हौसला, ये प्रेरणा, ये संघर्ष करने की जिजीविषा कहाँ से आती है आपके अंदर? ये सारे बस प्रभु की कृपा है। मैंने ये कुछ तो मेरे को ना स्वामी जी का प्रभाव है, गुरु जी का अफसोस था, मैंने गुरुकुल से मैंने बहुत सीखा कि वहाँ पर ही हमारी दोनों बहन जी ने पूरा जीवन इसी में लगा रखा है। अभी भी 2 बहनें इसी में लगी हुई है, वो दोनों बहन जी नहीं रही जो मेरे समय थी जी। अभी दूसरी 2 बहन लड़कियाँ हैं, वो भी पूरा जीवन इसी में लगा रखा है। तो मेरे को उस गुरुकुल से काफ़ी प्रेरणा मिली कि, और मैं उस समय आते डेली हवन कराती थी। उस समय रोज़ पहले हवन होता था, मैं हवन खुद कराती थी। हवन में लोगों को मोटिवेट करती थी, लोगों को फूल बरसाती थी। और सबसे पहले हमने यहाँ पर इस आश्रम में, जब हमारा ये आश्रम बन गया, सबसे पहले मानसिक रोगों पर हमने रिसर्च किया। अच्छा। तो स्वामी जी के टाइम में 83 में, जब स्वामी 82 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, तो 83 से 85 तक हमने मानसिक रोगों का किया। जनता कॉलोनी में वो था अपना मानसिक हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर गहलोत साहब थे, उन्होंने 2 डॉक्टरों को लगाया था। डॉक्टर नाथावत जी, आपने नाम सुना है, जो अपने प्रोफेसर थे इसके यूनिवर्सिटी में, जी। उसके साइकोलॉजी के, और ये कोई अशोक जी कोई थे सिंगल, वो लगे थे। तो वो सबसे पहले हमने मानसिक रोगों का, तो उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। उसमें जो भी वो थे ना जो डिप्रेशन रहता था, इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती थी, और जिसको मतलब जरा सा बात में तनाव हो जाता था, वो काफ़ी 80% उसमें लाभ मिला उनको। केवल जो बाई बर्थ जो होते थे मेंटल, उनको इतना लाभ नहीं मिल पाया था। तो पहले हमने मानसिक रोगों पर किया, फिर उसके बाद हमने ना किडनी रोगों पर रिसर्च किया डॉक्टर रत्नू साहब के साथ। अच्छा। डॉक्टर SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर रत्नू, नेफ्रोलॉजी विभाग के, तो जिसको डायलिसिस की ज़रूरत होती थी, उनको अपना यौगिक डायलिसिस, संघ प्रक्षालन को हमने डायलिसिस की वो किया था, विकल्प निकाला था, लघु संघ प्रक्षालन। जी। तो वो फिर हमने रिसर्च किया। तो इस तरह कुछ ना कुछ करती रही, मैं लगी रही। फिर ना मैं यहाँ पर भी हारी नहीं। फिर उसके बाद स्वामी जी के बाद भी हमने बहुत सारे वो लगाए। डॉक्टर बलदेवा जी आते थे जो हार्ट के, जी। डॉक्टर कोटिया जी थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, जी। उनके साथ हम लोगों ने हार्ट पर रिसर्च किया। मैंने हार्ट पर किताब भी लिखी है जो ये, जी, मैं अभी सब देखूंगी। मैं एक पर्सनल सवाल भी पूछती हूँ, पूछिए। कि ये तो मुझे समझ आ गया कि योग के लिए, योग के प्रचार प्रसार के लिए, इस आश्रम के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी एहसास, मतलब कहीं महसूस होता है कि मैंने सांसारिक जीवन में क्यों नहीं आई? कभी कोई परिवार की कमी या कभी कुछ अकेलापन महसूस होता है? कभी नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को तो अकेलापन में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी प्रभु की भक्ति भी ज़्यादा करती हूँ। अच्छा। मेरे भगवान पर मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब अपने बहन के यहाँ कभी कभी जाती हूँ ना घर, तो भी वहाँ पर मुझे 1-2 दिन से अधिक नहीं रुकती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी शांति से प्रभु का नाम ले पाती हूँ, ईश्वर का नाम। और फिर मुझे स्वाध्याय में पढ़ने में बहुत रुचि है। अच्छा। तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, प्रभु की कृपा रही।
ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो सब अच्छा लग रहा है। मैं तो खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। मुझे कोई टेंशन तनाव नहीं है। सब कुछ, अब मैं कुछ भी होता है तो मैं सोचती हूँ ये ईश्वर का विधान है। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए, मंगल के लिए करता है। तो मुझे तनाव तो आपको नहीं है, वो तो मुझे आपके चेहरे की जो आभा है ना, वो अभी भी बताती तो है। मुझे कोई भी तनाव जी, नहीं है किसी भी जी, तरह का। थोड़ी समस्याएं तक बहुत आती है, लोग जी। विरोध पक्ष बहुत खड़ा है, लेडीज को लोग टिकने नहीं देते, टिकने नहीं लेकिन देते। फिर भी प्रभु की कृपा है मेरे पास। विरोध आता है फिर खत्म हो जाता है, आता है। ये तो आपकी यात्रा से ही समझ आ रहा है कि आज के समय में, हालांकि रामदेव जी की वजह से इस समय योग का रामदेव जी काफी का, नाम हो गया, लेकिन आप तो कब से लगी हुई हैं। नहीं, रामदेव जी का समापन मैंने कराया 2 बार। जी, ऐसा हुआ, बालकृष्ण जी तो यहाँ 1 महीना रहे थे। जी, रामदेव जी का जनता कॉलोनी आर्य समाज में आए थे पहले। जी, तो मैं भी आर्य समाजी थी ना, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ी थी। जी, तो वहाँ से, और वहाँ के जो थे वो कौन थे वहाँ के मंत्री जी, जी। तो उन्होंने मेरे को उनका समापन करने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो 2 बार जब जब उनका मीडिया शुरू नहीं हुआ था, जी, तब तो मैंने ही किया था। उनको 1100 रुपये दिलाए, तो उसमें 30-40 लोग थे वहाँ पर, जी। जनता कॉलोनी आर्य समाज में। फिर उनको पास कोई जगह नहीं थी। हमारे एक सीए थे SD पांडे साहब, उन्होंने कहा कि ना यहाँ कैंप लगाने को दो इनको अनुमति। तो रामदेव जी खुद तो नहीं आ पाए थे, उनके जो बालकृष्ण जी आए थे, जी। एक उनके साथ और थे, कर्मवीर जी थे। 3 अच्छा। लोग थे ये लोग। तो उसमें कर्मवीर जी और बालकृष्ण जी आए थे। 1 महीना तक यहाँ कैंप लगाया उन्होंने, और उनका बहुत अच्छा होता है वैसे, मतलब वो तो अन्न तक भी कम खाते थे, अन्न भी नहीं खाते थे। इन्होंने काफ़ी पेशेंटों को ठीक किया था, बहुत अच्छा था। बालकृष्ण जी आँख की दवा खूब बनाते थे, उसमें 22-23 साल के थे बालकृष्ण जी। अभी मैं जब गई थी एक बार उनसे, तो उन्होंने मेरे जाने आने की व्यवस्था भी की थी, मुझे पहचान लिया था। तो वो 1 महीना करीब रहे थे यहाँ पर। अच्छा। बालकृष्ण जी, रामदेव जी खुद तो नहीं रह पाए थे। हम्म। हाँ, तो इस तरह ना, तो रामदेव जी का लेकिन मीडिया शुरू हो गया। हमारा मीडिया नहीं था उस समय, हमारा मीडिया भी नहीं था। हमारे स्वामी जी ना मीडिया से थोड़े दूर रहते थे, उनको ना वो मीडिया प्रचार प्रसार से दूर जी, थे। इसीलिए आज बातें राखी के इसलिए साथ हम का आगे हिस्सा नहीं बढ़ मैंने पाए। आपको, इसलिए मैंने आपकी कहानी अपने दर्शकों के सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि आप जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने काम तो बहुत किया है, लेकिन दुनिया के सामने नहीं आ पाए। नहीं, आपकी यात्रा बहुत अभूतपूर्व है। आप क्या मानती है आज के समय में योग की कितनी जरूरत है? हर व्यक्ति तनाव में है, हर व्यक्ति मधुमेह का शिकार है, अस्थमा, हार्ट, ये सारी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमें किस तरीके इससे उबार सकता है? देखिए, आज के ज़माने में तो योग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य को हर प्रकार से वो करती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी देती है, मानसिक शांति भी देती है, एकाग्रता भी देती है, आत्मिक उन्नति भी कराती है, परिवार समाज को भी जोड़ती है। विश्व की जो समस्याएं हैं वो यम नियम के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो आज के युग में योग की तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन आज योग को लोगों ने बिगाड़ दिया, योग को योगा बना दिया। जी। योग को योगा बना दिया लोगों ने। योग में बस अब आजकल विक्रम योगा, अष्टांग, ये सारे योग कराते हैं, लेकिन वो नहीं। असली योग तो वो है जो अपने मन को बिल्कुल शांति लाए, मन में एकाग्रता लाए। तो यदि अच्छे ढंग से कराएं ना, तो उससे सारी बीमारियां हट सकती थी, सारे लोगों का तनाव दूर हो सकता है, लोगों के अंदर सकारात्मक चिंतन आ सकता है, लोगों का जीवन सत्यम शिवम सुंदर बन सकता है। लेकिन आज लोग इसको बिगाड़ रहे हैं। अभी हमारे पास एक सज्जन आए, जरा अभी हैं यहाँ पर, इलाज ले रहे हैं, उनका केवल योग कर रहे हैं और एक एनिमल ले रहे हैं, उसके बाद इंसुलिन बंद हो गया। अच्छा। वो है, आप बात कर लो, अभी है उनसे, जयंत राजवंशी जी जी अभी यहाँ पर हैं। जी। तो केवल योग करते हैं। अब वो एक मैंने अच्छी लड़की को लगा रखा है योग में, तो बहुत अच्छा योग कराती है ढंग से। मैंने कहा इस तरह कराओ। ये लोग आजकल सारे वो ज़्यादा स्ट्रेचिंग और ज़्यादा वो कठिन आसन दिखाते हैं। फैशन बन गया है फैशन योगा, क्योंकि वो योगा हो गया योगा हो गया है जी। तो इसलिए ना थोड़ा सा इतना लाभ नहीं होता लोगों को। असली योग का तो वही है जो बिल्कुल शांति से कराएं और ब्रीदिंग के साथ कराएं, श्वास की क्रियाओं के साथ। क्योंकि है ना, श्वास कहते हैं ना, प्राणो वही बलम, प्राणायाम करने से सारा बल की प्राप्ति होती है। तो उस तरह योग थोड़ा आजकल कम होने से इतना लाभ लोगों को नहीं हो रहा है। जो तो योग में तो इतनी शक्ति, सब कुछ होगा। इसलिए तो हमारे, आपको आश्चर्य होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वो किस दिन की, हमारे स्वामी जी की जिस दिन पुण्यतिथि है उसी दिन घोषणा की। उनको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। हम तो 15 साल से मना ही रहे थे पहले से ही। और उन्होंने उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, क्योंकि ये भी क्योंकि हमारे स्वामी जी के मन में था कि जन जन में योग फैल जाए। उन्होंने एक बार, उनके पास कोई विदेशी का पत्र आया था, तो उसमें लगा था हर 8 फर्लांग में योग सेंटर देखना चाहते हैं। तो स्वामी ने कहा अभी इस समय भारत नहीं आओ, अभी ये नहीं है। तो मैंने ये सुन लिया था, तो मेरे मन में था कि मैं ये इनके कृपा जगह जगह योग को फैलाऊंगी।
तो मेरी उपलब्धि ये कि मैंने आज इतने विद्यार्थियों को तैयार किया, पूछो नहीं। सबसे पहले हमने फिजिकल टीचर्स को ट्रेनिंग दी, फिर पुलिसों को, वैद्यों को ट्रेनिंग दी। इसमें आप चित्र देखेंगे, वैद्यों को, पुलिसों को ट्रेनिंग दी। फिर जगह जगह अपने ये इंदौर, मध्य प्रदेश में ज़्यादा कैंप लगाए, कोटा में, इधर है ना, इंदौर में, रतलाम में, फिर बेंगलोर में कैंप लगाए हमने। तो काफ़ी हमने योग के कैंप लगाए उस समय तो ये रामदेव जी का इतना प्रचार नहीं था, सारे ये अपने ही होते थे। लेकिन हम लोग मीडिया से उससे दूर थे, हमारा तो मूक सेवा करना था, मूक सेवा करते थे। देखिए ऐसा नहीं है और उस समय हमारे 100 आदमी आते थे, उसमें काफ़ी लोग आते थे, लेकिन हमने कभी प्रचार करना सोचा ही नहीं। आपने विदेश की भी कई यात्राएं की हैं, कैसा अनुभव रहा वहाँ का? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे विदेश में सबसे पहले तो मैं फिनलैंड गई थी। फिनलैंड में अपने स्वामी जी के साथ ही गई थी, वो 77-78 की बात है, तो मैं फिनलैंड गई थी। तो वहाँ तो मैं योग प्रशिक्षिका के रूप में गई थी। स्वामी जी थे और मेरे साथ एक हमारे डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। तो हमारे मेडिकल डॉक्टर थोड़े से बीच में उनके कोई पोते बीमार था, तो वो थोड़े से वैसे हो गए थे, तो वहाँ के लोग बड़े उनसे नाराज़ थे। अच्छा। और हम लोगों से तो खुश थे वो लोग विदेशी। तो फिनलैंड गई थी, और उसके बाद मैं वहाँ गई थी, स्वामी महेश्वरानंद जी ने मुझे बुलाया था ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, वो पास में ही है जी। तो वहाँ गई थी। वहाँ पर भी मेरे को स्वामी जी कहते थे कि आप, कब की बात है ये होगी सन 2-3 साल, सन 2002 की 2-3 ऐसे कुछ बात है जी। कि उस समय मैं वो गई थी, हमारे सेक्रेटरी साहब भी साथ थे, रमेश चंद्र जी गया थे साथ में। तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक गई थी। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आ गई तो एक बार ताइवान से कुछ लोग आए थे, ये ताइवान की फोटो है जी। तो वहाँ पर आए थे, तो वो यहाँ से प्रभावित होकर गए थे अपना हॉल देख करके। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए एडवांस योगा क्लिप लिया था। वो हमारे उसकी बात है, सन वही भी 4-5 साल, सन 4 या 5 की बात है, ऐसा कुछ है। तो उसमें ताइवान गई, वहाँ पर है ना, हमने 4 जगह कैंप लगाए थे अलग अलग बच्चों में। तो वो लोग है ना बहुत अच्छा आसन तो हमसे भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो हमसे ना षटकर्म की क्रियाएं सीखना चाहते थे, ये कुंजल, जनिति और ये ज़्यादा सीखना चाहते थे। उसके अलावा ना वो संघ प्रक्षालन, वो लोग जब हमने कहते थे संघ प्रक्षालन करना है, तो वो लोग ना सुबह से ही कुछ नहीं खाते थे। अच्छा। मतलब हम तो कहते थे भाई शाम का खाना नहीं खाना है, वो सुबह से ही नहीं खाते थे, बस वो जूस सूप कुछ पीते रहते थे। तो दूसरे दिन जब करते तो बड़ा आसानी से हो जाता था। तो षटकर्म की क्रियाएं सूक्ष्म में हम अच्छे सीखते थे वो हमसे। और फिर वो हमसे प्राणायाम, मेडिटेशन, जो योग का प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत अच्छे ढंग से सीखते थे। तो एक तो ये मतलब ताइवान में 1 महीना हमने ताइवान में हमने वो कैंप लगाया। फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ कि ताइवान में कैंप लगाया, फिर अब मुझे वहाँ पर लगा कि लोगों के अंदर ना वो नहीं है, मतलब अनुशासन तो बहुत अच्छा है और बहुत योग के प्रति निष्ठा है, लेकिन एक आध्यात्मिकता, एक पारिवारिक जीवन का अभाव है वहाँ पर। फिर हमने उनको शाकाहारी का वो किया, हमने अपनी कुछ भारतीय संस्कृति का उन पर प्रचार करने के भैया हमारे जो 16 संस्कार हैं उसके बारे में बताया। 1-2 बार मैंने वहाँ यज्ञ भी कराया, हवन भी कराया। मैं चाहती थी कि भारतीय संस्कृति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। वैसे उनका अपना बहुत अच्छा है, लेकिन शाकाहारी उनको बनाया हमने, ये रहा। अच्छा अनुभव रहा आपका? हाँ, मतलब वहाँ से रहा। फिर उसके बाद में वहाँ से ताइवान के बाद आने के बाद फिर स्वामी जी भी नहीं रहे थे, अपने वो घिया जी भी नहीं रहे थे जिनके साथ मैं गई थी। तो उसके बाद मेरे को ना वहाँ बुलाया इन्होंने, विदेश में, अपने न्यूजीलैंड में। ये वो था वर्ल्ड पीस पर, ये लेटर आया था वर्ल्ड पीस पर, ये वर्ल्ड पीस पर, वर्ल्ड पीस के ना समिट हुआ था। हाँ। जी। तो वहाँ से पत्र आया कि आपको ना वहाँ पर ना योग से कैसे विश्व में शांति हो सकती है जी। तो उसके लिए मेरे पास लेटर आया था। तो फिर मैं वहाँ गई थी न्यूजीलैंड, एक लड़की को लेकर गई थी, अपनी ये कोई स्टूडेंट थी। अच्छा। तो वहाँ पर न्यूजीलैंड गई थी। तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा उनको लेक्चर दिया था अपने यम नियम के द्वारा। इसको इंग्लिश में दिया था, ये योग से विश्व शांति। इसको इंग्लिश में करा हुआ था, ये हिंदी में है। तो योग से कैसे विश्व शांति हो सकती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा न्यूजीलैंड में ये रहा। फिर न्यूजीलैंड से आके मैं दिल्ली में आई, तो उसका तो वीसा खत्म हो गया था, मेरे साथ जो लड़की गई थी जी। तो मुझे अमेरिका बुलाया था एक खुटेटा परिवार मैंने। अच्छा। खुटेटा, मोहनलाल खुटेटा थे, चेतराम खुटेटा, उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने मुझे अमेरिका बुलाया था। अमेरिका में न्यूयॉर्क में गई थी, वहाँ पर मैं हिंदू धर्म मंदिरों में जाती थी, वहाँ भी लेक्चर देती थी। और उनकी वाइफ थोड़ी बीमार रहती थी, ब्रेन ट्यूमर था उनको, उनका इलाज करती थी।
तो वो किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ गई थी वाशिंगटन DC, तो वहाँ पर मैंने 2-4 दिन कुछ दिन कैंप लगाया था योग का। फिर वहाँ से फिर मैं जयपुर आ गई थी। तो ये तो मेरी यात्रा हुई, और लास्ट यात्रा मेरी श्रीलंका हुई। अच्छा। श्रीलंका में आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज है, ये अर्चना जी है ना, हाँ हाँ ये हाँ, अर्चना जी ने जी। रोटरी क्लब की तरफ से गए थे। हम्म। उस समय तक योग के लिए नहीं गई थी, वैसे मतलब रामायण का उनका आचार्य जी का राम कथा थी वहाँ पर, अच्छा उसको और वो सीता जी का अशोक वाटिका देखने की दृष्टि से वो गई थी। इतने जगह में विदेश यात्रा मेरी रही। आपने किताबें भी कई लिखी हैं। हाँ, किताबें बहुत लिखी है मैंने, 10 किताबें लिखी है। पहली किताब तो मैंने योग से मधुमेह चिकित्सा, डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर लिखा है। दूसरा दमा और योग। तीसरा मैंने लिखा है हृदय रोग पर। तो इस पर हमने दमा और योग और डायबिटीज़ पर हमने रिसर्च किया था काफ़ी, तो उसके आधार पर मैंने ये किताबें बनाई थी। उसमें बहुत लोगों को हमने ठीक किया था, जिसको डॉक्टर बलदेव जी ने, जैसे दमा के एक आए थे, वो जैन साहब कोई आए थे जी। उनको डॉक्टर बलदेव जी का 40 दिन का मेहमान है, उसको हमने 8-10 साल तक जिंदा रखा था। अच्छा। तो काफ़ी मतलब अपना ये वस्त्र धोती और अपना प्राणायाम उसके द्वारा, तो ये लिखे थे। हृदय रोग पर हमने किताब लिखी मैंने। फिर उसके बाद लोग कहने लगे कि आप छोटी छोटी किताबें लिखो, ये तो कुछ बड़ी थी किताबें, तो फिर छोटी छोटी मैंने 5 किताबें लिखी। मोटापा कैसे कम करें, ये मोटापा कम, भरपेट खाओ वजन कम करो, कमर दर्द के ऊपर लिखी, घुटने दर्द पर एक किताब लिखी, ब्लड प्रेशर पर लिखी। तो इस तरह 5 किताबें मैंने छोटी छोटी किताबें लिखी, तनाव मुक्ति पर, ये 5 किताबें। उसके अलावा मैंने एक अपने सबसे पहले मैंने वैदिक यज्ञ में यज्ञ कराती थी ना, तो वैदिक यज्ञ विधि, तो उस पर भी किताब लिखी थी। और एक मैंने योगासन चार्ट ऐसा बनाया था जिसमें अलग अलग बीमारी में कौन कौन से आसन करना है, अच्छा, उस हिसाब से, तो वो योगासन चार्ट भी है यहाँ पर। जी जी। तो इस तरह 10 किताबें मेरे लिखी है। किताबें लिखी उस समय लिखी थी, अब तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ। गुरु माँ, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? मेरे दिनचर्या तो दिन भर है, बस सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, उठ करके मैं कुछ थोड़ा सा सुबह सुबह तो थोड़ा अपना घरेलू कार्य भी करती हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं ही अंदर अपना काम करना होता है जी। तो कुछ घरेलू कार्य करने के बाद मैं फिर रोज़ नियमित रूप से नहा धो करके गीता का पाठ करती हूँ। सबसे पहले गीता पढ़ती हूँ और 5-10 मिनट परमात्मा का ध्यान करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं मंदिर में जा कर के जल चढ़ाती हूँ। फिर उसके बाद जाके फिर थोड़ा सी देर फिर जप करती हूँ थोड़ी देर, और फिर ये मरीजों को संभालती हूँ 12 बजे तक। फिर मरीजों से मिलना 12-1 बजे तक करती हूँ। 1 बजे करीब मैं भोजन करती हूँ, और दोपहर को थोड़ा मैं आराम करती हूँ, और शाम को फिर मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, अपना लोगों से मिलने का करती हूँ, और बीच बीच में अपना। अभी भी आपने अपनी पूरी जो दिनचर्या उसको व्यस्त कर रखा पूरा है। व्यस्त है, पूरा व्यस्त है, कुछ भी टाइम नहीं है। फिर शाम को भागवत पढ़ती हूँ, और लोगों के लिए जितना भी हो सकता है। मेरे को ये रहता है किसी को परेशानी होती है मैं तुरंत भाग के जाती हूँ। पहले मैं भगवान का नाम भी ले रही हूँ, दीदी किसी मरीज़ को तकलीफ़ है ना, तो पहले मैं उसका इलाज करते, बाद में फिर अपना करती चलती। हमारे स्वामी जी ने हमें सिखाया था चलती साधना करो। स्वामी जी महाराज जब भी कहीं से आते थे ना, वो कहते थे कि मरीजों ने दूध पिया नहीं पिया, चाय पी नहीं पी, उनको खाना मिला नहीं मिला, तो कहते थे तुम सच्चे कर्म योगी बनो। वो ज़्यादा ध्यान साधना से दूर रख के कर्म योगी बनाते थे हमें। जी 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 जी। हाँ। आपने बताया था योग साधना आश्रम में बहुत सारे कोर्सेज तो चल रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या होता है? कुछ रूम्स भी बने हुए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है यहाँ, और मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं यहाँ पर? एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तो प्राकृतिक चिकित्सा पूरा होता है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। कहा ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व ये अधम शरीर। जिससे शरीर बना उसी से उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। जैसे हम मकान की मरम्मत हम किससे कराते हैं? ईंट पत्थरों से, सीमेंट से कराएं। तो हमारा शरीर तो बना है 5 तत्व, हम कर रहे हैं दवाइयों से। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा से अपना शरीर की मरम्मत कराएं, मतलब तो प्राकृतिक चिकित्सा हमारे यहाँ चलती है। दूसरा हमारे यहाँ पर आजकल हमने पंचकर्म शुरू कर दिया है। पंचकर्म और भी ज़्यादा फ़ायदा करता है। जैसे ये अपने शिरोधारा है, दिमाग के लिए, मन को शांति के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये जानू बस्ती है, घुटनों के दर्द के लिए, कटी बस्ती कमर के लिए, अक्षी तर्पण आँखों के लिए। तो इस तरह पंचकर्म है। फिर एक अभी हमने नया विंग अपना फिजियोथेरेपी का खोला है। आजकल बुजुर्ग लोग हैं, उनका कमर में दर्द है, घुटने का दर्द, तो उसके लिए हमने फिजियोथेरेपी खोला है। और दूसरा है कि मेरी एक इच्छा थी कि यहाँ पर और भी कई मेरी योजनाएं हैं, लेकिन अभी वो मैं क्रियान्वित नहीं कर पाई हूँ। मैं इसको चाहती हूँ कुछ और भी इसमें नई नई चीज़ जुड़े, लोगों का भला हो। होम्योपैथी भी मैंने खोल रखा है टेम्परेरी, मतलब ऐसे आयुर्वेद का भी है मना, वो खोल रखा है। जी, आपने बहुत सारे कैंप लगाए, बहुत सारी यात्राएं की, प्रतिदिन आप लोगों से मिलती हैं बहुत सारे,
कोई ऐसा कोई घटना, कोई प्रसंग ऐसा याद आता है जिसने कोई आपके जीवन पर प्रभाव डाला हो? ऐसे तो देखो, एक तो मैंने वहाँ पर जब देखा था, मैं वहाँ गई थी स्वामी जी के साथ, विदेश गई थी ना, तो एक महिला आई थी, वो अपना उसको कैंसर की बीमारी थी। अच्छा। और खूब हंसते हंसते बात कर रही थी, खूब हंसते हुए कहती मेरे को ये ब्लड कैंसर है। मुझे अच्छा। हंसते हंसते, तो जब वो चली गई ना, तो स्वामी जी ने कहना देखा, देखो अपने यहाँ कोई कैंसर की बीमारी तो आधा सोच सोच के सोच बीमार के हो ही जाता। मर जाता है, तो सच में। लेकर वो कहते कितना हंस रही है। तो फिर मैंने ये देखा कि जो हंस करके कर रही है तो निश्चय वो ठीक हो जाएगी। तो वो निश्चय उसको हमने योग और ये कराया तो वो ठीक होने लगी। ऐसे एक बार मेरे पास सुमति, सबसे पहले मेरा एक केस जो मैंने ठीक किया था, रतलाम से आया था सुमति लाल जैन। उनको ब्लड कैंसर था। तो उनको मैंने अपक्व आहार पर और प्राणायाम खूब कराती थी और वो करती थी अपना संघ प्रक्षालन। इन 3 चीज़ों के द्वारा उसका ब्लड कैंसर ठीक किया। डॉक्टर लोग आश्चर्य कर रहे थे, रिपोर्ट कैसे आ गई अच्छा। ब्लड कैंसर। ऐसे एक हार्ट के मरीज आए थे, सबसे पहले 2-3 केस मेरी फाइल बन गई, जो जब मैं अकेली लेती थी, जब ये मेरे पास ये काम करने वाले नहीं थे, योग क्लास लेने वाले। और एक हार्ट के आए थे रामदीन बगड़िया, ये संसार चंद रोड से। अच्छा। तो उनको डॉक्टरों ने कह दिया था तुम्हें तुरंत बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। 99% उनको ब्लॉकेज थे जी। हार्ट के। तो उन्होंने वो हमारे यहाँ पर रहे 1 महीना तक, और उनको मैंने ऐसे ठीक कर दिया कि वो हर साल उनके पिताजी उनको भेजते थे यहाँ पर। और वो कहते मैं चारों धाम यात्रा करके आए, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरी किताब इसमें लिखा हुआ है, हृदय रोग चिकित्सा में। तो ये 2-3 केस मैंने अपने हाथों से किए। ऐसे एक डायलिसिस वाला किया था के शर्मा, जवाहर नगर में जी। उसको भी अब 15 साल तक मैंने जिंदा रखा बिना डायलिसिस के। तो ये वो तो केस ऐसे थे जिसको मैं स्वयं चिकित्सा करती थी। बाद में तो फिर मैं नहीं करने लगी। अभी तो मैं इतना योग क्लास नहीं लेती हूँ, मैं सुपरविजन जरूर करती, लेकिन मैं लेती खुद नहीं हूँ। लेकिन निर्देशन में, देख रेख में अभी भी ये जो आश्रम है मैं सारे आपके टाइम हिसाब से घूमती चलता रहती है? हूँ, देखती रहती हूँ, ये सारा करती रहती हूँ। और मैं पूरी सक्रिय हूँ, अभी भी मैं पूरा काम संभालती हूँ। यहाँ पर है ना, मेरा आप जो कह रहे थे कि आश्रम को दान नहीं आता है, मैं स्वयं 4-5 आदमी का काम करती हूँ जी। मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं यहाँ के मरीजों की जो चदरे वदरे वो भी मैं मशीन से खुद धोती हूँ। ये और कई काम, डॉक्टरी काम भी आधा से अधिक मैं करती हूँ। और सारी व्यवस्था का भी है, जरूरत पड़े तो सब काम करती हूँ मैं ऐसे। लेकिन फिर भी आपका मन तो करता होगा, जब आप इतना पुनीत कार्य कर रही हैं, लोग इसमें आएं, सहायता करें, और इस आपका जो एक यज्ञ है जो आप प्रतिदिन कर रही हैं योग के माध्यम से, उसमें आपका साथ दें, तो कुछ अपील करना चाहेंगी आप लोगों से? इस समय हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, क्योंकि हमने देखा ग्रांट लेने में ये सरकारी बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वो रिश्वत चलती है, तो वो मेरे अच्छा नहीं लगता मुझे। तो कोई ग्रांट नहीं है अभी। मैंने भगवान की कृपा से ऐसी कुछ व्यवस्था कर ली है जिससे कि अपना खर्चा चल जाता है, और कुछ मैं खुद ही काम ज़्यादा कर लेती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा है सारा काम। जैसे अब डॉक्टर का भी मैं कहीं काम कर लेती हूँ खुद ही, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे काम चल जाता है मेरा। और फिर मुझे स्वयं की आर्थिक समस्या नहीं है, फिर मेरे तो पेंशन भी आती है, मेरा कोई खर्चा भी नहीं है, कुछ मुझे देना भी नहीं है, तो मुझे ऐसे स्वयं की भी आर्थिक समस्या नहीं है जी। तो मेरी घटना एक तो ये बटी, एक मैंने वहाँ देखा था, फिनलैंड में गई थी या कहाँ विदेश में गई थी, तो वहाँ पर ये हुआ था कि वहाँ पर वो जितने मानसिक रोगी आते थे जी, मानसिक रोगी आते थे, वो शाम को मेडिटेशन हॉल में आते थे। शाम को अंडरग्राउंड में मेडिटेशन हॉल 200-250 लोग आते थे। तो वहाँ की जो वो थी, जो चलाती थी, संचालिका थी, उन्होंने कहा था स्वामी जी से और मेरे से ये कहा था कि आप लोग यदि 6 महीने यहाँ पर रहें तो हमारा मेंटल हॉस्पिटल बंद हो सकता है। इतने लोगों को आप ठीक कर रहे हैं? यही सब ठीक कर रहे हैं। तो मेंटल हॉस्पिटल, तो ये घटना मेरे को बहुत अच्छी लगी। तब से फिर मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा, मैंने इसलिए मेडिटेशन हॉल भी बनाया। लेकिन अभी थोड़ा सा लोगों की रुचि कम है मेडिटेशन में, लोग तो बस फास्ट योग करना चाहते हैं। यदि वास्तव में अच्छे ढंग से मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो लोगों का तनाव दूर हो सकता है, मानसिक रोगी बंद हो सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा ये है। तो ये एक दो घटनाएं। चलिए, बड़ी अच्छी आपकी यात्रा है। बस चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या मन में सपना है, क्या करना बाकी है, क्या चाहती हैं इस योग साधना आश्रम के लिए? मैं ये चाहती हूँ, एक तो मेरा ये सपना था कि एक मेरे वेद विद्यालय खोलने की इच्छा है जी। वेद विद्यालय की मैं प्रयास भी कर रही थी, मैं गई भी थी कालीचंद जी के पास। वेद विद्यालय में चाहती थी थोड़ा यहाँ पर अपनी वैदिक संस्कृति का ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ ना, वैदिक संस्कृति, यहाँ पर अच्छा रामायण पाठ हो, वो हो। मैं इसको होटल नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ अपना भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत आश्रम रहे, भारतीय वैदिक संस्कृति से लोग यहाँ पर आए, अपने भारतीय संस्कृति, भारत को विश्व का गुरु बनाना चाहती हूँ।
मेरा क्यों मनु भाई ने कहा था ना, ये तद्देश प्रसूत से सकाशात दग्ध जन्म स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। ये वह भारतवर्ष देश है जहाँ के ब्राह्मणों के जन्म में बैठ के लोग ज्ञान विज्ञान और चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। तो मैं चाहती हूँ मेरे जो विद्यार्थी आते हैं, मैं उनको ना हर शनिवार को जाके कुछ ज्ञान देती हूँ, संस्कार देती हूँ। संयुक्त परिवार बनाएं, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, घर को कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। मैं उनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना चाहती हूँ। ये थोड़ी सी अभी मैं इतना कर नहीं पा रही हूँ। मेरा एक गुरुकुल टाइप खोलने का भी मन में इच्छा है, लेकिन वो थोड़ा हो नहीं पा रहा है। चलिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो ये निस्वार्थ सेवा कर रही हैं योग के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, संस्कृति के लिए, वो साकार हो, ये गुरुकुल का रूप ले बहुत जल्द। योग साधना आश्रम, आपने अपनी पूरी यात्रा बड़े सरल और सहज तरीके से बताई है, और वैसे ही सहज और सरल आपका व्यक्तित्व है। योग की इस साधना से आप हमेशा स्वस्थ रहें, है ना, योग की यूँ ही सेवा करती रहें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।